हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया आय विधि के बारे में, और इस वीडियो में मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसमें डिटेल थी सारी चीज़ों की, ये चीज़ें क्या होती हैं। इसमें हम सिर्फ कैलकुलेशन की बात करेंगे, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के बारे में है। तो हमने उसमें देखा था कि राष्ट्रीय आय की गणना अगर हमें आय विधि से करनी है, तो जब हम इन तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय, जब हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है NDP एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो बच्चों बस यही ध्यान रखना है। ये +2 वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं मेनली बता रही हूँ, जिनको कि न्यूमेरिकल पोर्शन जिनके सिलेबस में होता है कि उनको एग्जाम्पल्स दिए गए होते हैं, आंकड़े दिए होते हैं और उनके आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करनी होती है। तो ये मैं बेसिकली उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ आपको समझा रही हूँ कि आपने यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं रटना है। जैसे आप बच्चे क्या करते हैं कि ये चीज़ रट लेते हैं, या आपको बहुत बार ऐसा बताया जाता है कि जब हमें आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करनी है तो हमें वेतन, मजदूरी यानी सैलरीज़ को, पेमेंट इन काइंड और सामाजिक सुरक्षा में अंशदान यानी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर, इन चीज़ों को रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम, इन सबको ऐड करना होता है। ठीक है, इस तरीके से बता दिया जाता है कि ये सब चीज़ें आपको प्लस करनी है। ठीक, ये गलत तरीका है बताने का। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों गलत तरीका है। हमने बात की कि हम बेस फॉर्मूले से हमें चलना है। हमेशा ये याद रखिए, जब भी आपको इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है, यू हैव टू राइट द बेस फॉर्मूला। सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष, मिश्रित आय, तीनों को प्लस करना है। ठीक है, उसके बाद आप एक एक करके इनको बनाना शुरू कर दो। ठीक है, अब अगर सपोज करो आपको जो आंकड़े दे रखे हैं उन आंकड़ों में कर्मचारियों का पारिश्रमिक दे रखा है पहले से ही। जब आपको पहले से ही कर्मचारियों का पारिश्रमिक दे दिया है, ठीक है, और उसके अलावा उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए वेतन अलग से भी दे दिया, तो वेतन अलग से दिए होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो वेतन पहले से ही इसमें कैलकुलेट है, पहले से इसके अंदर है। तो जब पारिश्रमिक हमारे पास पहले है तो हमें सिर्फ पारिश्रमिक को ढूंढना है। वो अगर हमें पहले ही दिया गया है तो उससे संबंधित और किसी भी चीज़ को मुझे नहीं देखना। मतलब अगर आंकड़ों में मेरे पास ये पहले से मौजूद है, दिया हुआ है, तो मुझे इनमें से किसी भी चीज़ को नहीं देखना है। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं कि अगर आपको कर्मचारियों का पारिश्रमिक नहीं दे रखा है, ठीक है, तो भी आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे ये करना है। नहीं, हमें कर्मचारियों का पारिश्रमिक बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? इनमें से जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो जो आंकड़े दिए गए हैं, जिनसे संबंधित इंफॉर्मेशन है, उन सबको प्लस कर दो। आपको वेतन दे रखा है, मजदूरी दे रखी है, वेतन या मजदूरी एक ही बात है, इसको ले लो। वस्तु के रूप में भुगतान दे रखा है, इसको प्लस कर दो। सपोज करो आपको ये नहीं दे रखा, सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का अंशदान नहीं दे रखा, तो नहीं दे रखा, इन दोनों को ऐड करने से ही हमारा कर्मचारियों का पारिश्रमिक बन जाएगा। ठीक है, नहीं दे रखा तो मतलब नहीं होगा। ठीक है, दे रखा है तो तीनों चीज़ों को प्लस कर देंगे। और बाय चांस अगर ये है कि आपको सिर्फ वेतन या मजदूरी ही दे रखी है, ये भी नहीं दे रखा, ये दोनों नहीं दे रखे, तो सिर्फ आपका वेतन या मजदूरी ही कर्मचारियों का पारिश्रमिक होगा। ठीक है, मतलब अगर आपको ये डायरेक्ट दे रखा है तो ओके, नहीं तो हम इनमें से जो जो चीज़ें दे रखी हैं उनको जोड़ करके क्या बनाएंगे? कर्मचारियों का पारिश्रमिक बनाएंगे। आपने ये नहीं कहना ये जोड़ना, ये जोड़ना, ये जोड़ना, नहीं, आप इनमें से जो अवेलेबल है, तीनों अवेलेबल हैं, तो तीनों को जोड़ करके कर्मचारियों का पारिश्रमिक बना देंगे, और जितनी भी चीज़ें आपको दे रखी होंगी इंफॉर्मेशन में, उनको जोड़ करके कर्मचारियों का पारिश्रमिक बना देंगे। एम क्या है हमारा? ये बनाने का।
ठीक है, ये हो गया, इसका हिसाब किताब हो गया। अब बात आ जाते हैं प्रचालन अधिशेष पर, ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर आपको आंकड़ों में ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, सीधा वो लिखेंगे, काम खत्म हो गया। हमें फिर ये अलग से कोई भी चीज़ दे रखी है हमें देखना ही नहीं है उसे। अगर प्रचालन अधिशेष दे रखा है, साथ में ब्याज भी दे दिया उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए, भाई ब्याज की तरफ हमें नहीं देखना, बिल्कुल भी नहीं देखना, कोई ध्यान नहीं देना। क्यों? क्योंकि हमें तो ये चाहिए और ये हमारे पास पहले से है, तो इसका मतलब हमें और कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि हमें ये चाहिए। ठीक है, जो हमें चाहिए हम उसकी सर्च करेंगे। अब इन केस प्रचालन अधिशेष उसने नहीं दिया, तो अब मेरा काम शुरू हो गया कि मुझे अब प्रचालन अधिशेष बनाना है। ठीक है, वो कैसे बनेगा? मैं इन चारों कंपोनेंट्स को ढूंढना शुरू कर दूंगी। मुझे लगान मिल गया प्लस रॉयल्टी मिल गई, ठीक है, ब्याज लाभ तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, या 4 अलग अलग दे रखे हैं तो ऐड कर देंगे और मेरे पास क्या बन जाएगा? प्रचालन अधिशेष बन जाएगा। हो गया काम खत्म। ओके, ये हो गया। मिश्रित आय को लेकर के कोई पंगा नहीं है। मिश्रित आय के रूप में इसका कोई आगे फर्दर डिवीज़न नहीं है। तो या तो आपको दे रखी होगी तो मिश्रित आय ही दे रखी है, जोड़ दी। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मिश्रित आय है ही नहीं, आंकड़ों में ही नहीं है, तो फिर इन दोनों से ही हमारा एनडीपी बन जाएगा। दे रखी है तो लिखेंगे, नहीं दे रखी तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, बस ये एनडीपी फैक्टर कोस्ट बन गया। अब इसकी तो पूरी बात हो गई। अब इसमें क्या है? इसमें आगे फिर एक और डिवीज़न है, पंगे वाली काम है ना। तो अगर तो फिर वही बात है, प्रचालन अधिशेष दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लिख दिया। लेकिन अगर मुझे इससे बनाना है तो मैंने जोड़ दिया। अब इसमें भी क्या है, अगर आपको लाभ सीधा ही दे रखा है फिर तो आप इन सब के साथ जोड़ दोगे लाभ को और प्रचालन अधिशेष बन जाएगा। लेकिन अगर उसने आपको लाभ नहीं दिया बल्कि क्या दे दिया? लाभांश दे दिया, निगम कर दे दिया, अवितरित लाभ दे दिया, या इन दोनों में, तीनों में से कोई 2 चीज़ दे दी, या तीनों में से कोई एक चीज़ दे दी, तो भाई हमें फिर यहाँ से लाभ बनाना होगा। ठीक है, और अगर लाभ भी दे दिया और साथ में कंफ्यूज करने के लिए आपको लाभांश भी दे दिया तो भाई फिर वही बात है कि हमें लाभांश की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो लाभ पहले से ही है। ठीक है, बस अब हमने इसको प्लस कर दिया, प्रचालन अधिशेष बन गया। ओके, ये आ गया। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पर ऑप्शन में बता दिया आपको कि अगर मुझे लाभ नहीं दे रखा है, डायरेक्टली नहीं दे रखा, तो मुझे लाभ बनाना है। फिर कैसे बनाऊंगी? लाभांश, निगम कर, अवितरित लाभ, तीनों को जोड़ दूंगी तो लाभ आ जाएगा। और अब ये दोनों और साथ में लाभ के ये तीनों हिस्से, ये 5 चीज़ जुड़ करके क्या बनेगी? प्रचालन अधिशेष। लेकिन बनाना मुझे प्रचालन अधिशेष ही है, मेरे को इनसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना तो इससे है, प्रचालन अधिशेष से। तो बस अपना टारगेट ये रखना है कि हमें प्रचालन अधिशेष बनाना है। उसके लिए जो जो मटेरियल चाहिए वो उठा लो और प्रचालन अधिशेष बना लो। ठीक है, मिश्रित आय ऐसे ही बनेगी। बस ये सिंपल सा फंडा है इसका। अगर आपको ये बेस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हो तो बच्चों कभी भी गलती नहीं होगी न्यूमेरिकल में। आपके न्यूमेरिकल्स बिल्कुल सही होंगे, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। पर अगर आप चलोगे ये भी प्लस करना है, ये भी प्लस करना है, ये भी प्लस करना है, ये भी, पता ही नहीं चलेगा क्या तुमने प्लस कर दिया क्या माइनस कर दिया, फिर आंसर कभी आता नहीं है। और मैंने देखा है 50% से ज़्यादा बच्चों को नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में, आंकड़े मतलब आंसर निकालने में, न्यूमेरिकल्स में बहुत दिक्कत आती है, गलत करते हैं। पर अगर आप ऐसे चलोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। उसके बाद तो हमें बस एनडीपी एट फैक्टर कोस्ट बन गया, फिर तो एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट बनानी है। उसका तो सीधा सा तरीका है, मुझे सिर्फ डोमेस्टिक को किस में कन्वर्ट करना है? नेशनल में, और उसके लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते हैं, बस काम ख़त्म हो गया, इट्स ओवर। इस तरीके से चलोगे बच्चों तो न्यूमेरिकल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिकली ये बात मैं +2 वाले स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ जिनको एग्ज़ाम्स में न्यूमेरिकल आते हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड। ओके, that's all for this lecture. Thank you so much. Bye and take care.